हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज का सेशन बच्चों हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर को आज हम कंक्लूड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में देखा था कि कैसे शुरुआत हुई, बिगनिंग कैसे हुई एक मॉडर्न वर्ल्ड की, और ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूरोप से हुई थी। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि यूरोप में जो हो रहा था उसको हम इंडिया में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने ये भी बात की थी कि जो ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे उसका कनेक्शन भी ना कहीं इस मॉडर्नाइजेशन से था। तो चलो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स पढ़ते हैं। स्टोरी में हमने सब कुछ कवर किया है, बस अब उन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो सबसे पहला है रेनेसांस, मतलब एक नई सुबह। ठीक है, तो व्हाट वाज रेनेसांस? तो रेनेसांस का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ या रिवाइवल, या फिर हिंदी में जिसे हम बुलाते हैं पुनर्जन्म। राइट, तो एक टाइम था 1300 टू 1600, तो यहाँ पर यूरोप जो था ना उसमें बहुत सारे मैसिव चेंजेस आए, मतलब एक प्रॉपर लहर आई जिसने यूरोप को बदल दिया। ठीक है, तो इससे ना लोगों का जो लाइफ थी वहां पर वो बदलना शुरू हुई। लोगों ने ना इस टाइम पर इन 300 सालों में ये सीखा कि कैसे सोचते हैं, मतलब सिर्फ चर्च की बातों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है लेकिन खुद भी सोचना है। दूसरा कि कैसे जीते हैं, मतलब दुनिया से भागकर नहीं लेकिन दुनिया में रहकर। जैसे पहले लोग क्या सोचते थे कि कैसे हम अपने पापों से मुक्त हों और कैसे हम स्वर्ग का रास्ता हमें मिले, यही उनका एक मेन एम था। लेकिन अब लोगों को ये समझ आ चुका था कि ये जो हमें जीवन मिला है ना, इसमें भी तो हमें अच्छे से जीना है, ये हमारी प्रेजेंट जिंदगी है। ठीक है, और तीसरा जो था वो क्या था कि कैसे सीखना है। तो सीखना क्या है कि सिर्फ चर्च की बातों को ब्लाइंडली नहीं मानना है, लेकिन साइंस, आर्ट, लिटरेचर, इन सब से सीख कर इस दुनिया में रहना है। तो बेसिकली रेनेसांस ने यूरोप की ना आंखें खोल दी थी और अब लोगों ने सोचना, समझना, जीना और कुछ सीखना शुरू किया था। सो दिस वॉज द रेनेसांस। अब बात यह है कि इस चीज को, वो चिंगारी कहाँ से आई, वो स्पार्कल कहाँ से आया? तो हुआ क्या था, जैसे हमने अपनी स्टोरी में भी डिस्कस किया था कि 1453 में ऑटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे ना ग्रीक स्कॉलर्स थे, तो ये सारे उठे और जो भी प्रेशियस रिसोर्सेस थे यहाँ के वो लेकर वो सब इटली भाग गए। ठीक है, मतलब वो चीज जो हमें कुछ करना, कुछ नई चीजें और काफी ज्ञान जो हमारी बुक्स में पहले से था वो सब लेकर वो चले गए, कहाँ पर? इटली चले गए। अब ये जो नॉलेज का ट्रेजर था ना, इसका एक्सप्लोजन अब जाके ना इटली में हुआ। तो वहां पर क्या हुआ, वहां के रूलर्स और जो मर्चेंट्स थे, और वो इन सिटीज में, मैं स्पेशली जो इटालियन सिटीज लाइक रोम, फ्लोरेंस, विंसी थे, यहाँ पर जाके ना ये जो पूरा नॉलेज था ना ये ऐसे एकदम बाहर आया। और यहाँ पर रूलर्स ने, यहाँ के मर्चेंट्स ने आर्टिस्ट्स को, साइंटिस्ट को और थिंकर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब उनके सपोर्ट से ये जो टैलेंट्स और आइडियाज थे ये बाहर आने लग गए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज जो थी वो खुली, बहुत मतलब सेटअप हुई, जिससे इन थिंकर्स को, स्कॉलर्स को, साइंटिस्ट को एक नई डायरेक्शन मिली अपना काम करने की। ठीक है, जो की कॉन्सेप्ट था ना रेनेसांस का वो कुछ ऐसे थे, जिस फर्स्ट वाज रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलिज्म। तो मतलब जो लोग थे ना, अब वो लॉजिक और साइंस से सोचना शुरू किया था। वो जो पुराने तरीके थे, वो जो अंधविश्वास था, लोगों ने उनको सोचकर अब वो रीजनिंग और फैक्ट्स
फैक्ट्स लेकर वो चीजों को सोचने लगे थे, ना कि जस्ट अंधविश्वास की तरह ब्लाइंडली कुछ भी फेथ फॉलो नहीं कर रहे थे। ह्यूमनिज्म, उनका फोकस ना अब ह्यूमंस पे था, ह्यूमंस के इमोशंस, उनकी क्रिएटिविटी और उनके डेली लाइफ्स पर। तो जैसे लोग पहले सिर्फ स्वर्ग जाके वहां रहेंगे, वहां अच्छी जिंदगी जिएंगे, बस इसमें ना वो पूरी जिंदगी काट देते थे। लेकिन अब लोगों को समझ आने लगा कि ये जो हमने जन्म लिया है ना, ये भी जीने लायक है, तो इसको भी हमें जीना है। इसलिए यहाँ पर ह्यूमंस के ऊपर काफी, जो ह्यूमन जन्म हुआ है उसके ऊपर काफी फोकस था। देन कम्स द साइंटिफिक स्पिरिट, अ पुश टुवर्ड्स इंक्वायरी एंड इनोवेशन। मतलब कि अब लोगों ने पूछना, तजुर्बा करना, मतलब एक्सपीरियंसेस करना और नई चीज़ों को इन्वेंट करना शुरू हुआ। जो भी चीज़ मिलती थी उसके को ना लोग साइंस के हिसाब से सोचते थे, उससे नई नई चीज़ों को खोजते थे। तो ये जो रेनेसांस है ना, इसका मतलब ये था कि लोग अपना दिमाग लगा रहे थे, अब इंसानों को समझ रहे थे और नई चीज़ों को साइंस के थ्रू वो नई नई चीज़ें निकाल रहे थे। अब इसके बाद आता है कि ये जो रेनेसांस था ना, इसने क्रिएटिविटी को ना बहुत ही ज्यादा, इसने ना क्रिएटिव फील्ड को ना बहुत ज्यादा एक, मतलब बहुत ब्राइट कर दिया। तो क्या क्या थी, तो यहाँ पर आर्ट था, तो आर्ट में लोगों ने अपना टैलेंट दिखाया, इमेजिनेशन सब दिखा के लोगों ने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किया। देन आर्किटेक्चर, तो बड़े बड़े डोम्स, आर्क्स, सिमेट्रीज, ये सब बनना शुरू हुआ। देन स्कल्पचर्स, जहाँ पर रियलिस्टिक और डिटेल में स्टैचूज बनने लगे थे। देन पेंटिंग, तो अपनी पेंटिंग से लोगों की इमोशंस को दिखाना, लोग कैसा फील करते हैं वो सब दिखाना शुरू हुआ। देन लिटरेचर, जिससे कि लोगों की जो फीलिंग्स हैं और जिंदगी के आसपास जो है वो सब लिटरेचर, नॉवेल्स, प्लेस, पोइम्स के थ्रू ये दिखाना शुरू हुए। देन साइंस टेक ने वो जो अंधविश्वास था उसको हटा के नई इनोवेशंस, डिस्कवरीज हुई। देन एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज, तो अब यहाँ पर सिर्फ वो एक जगह पर बैठ के ये सब काम नहीं कर रहे थे, अब वो शुरू हुए, अपने घर से बाहर निकले और नई नई जगह की उन्होंने खोज की। तो हमने वॉयजेस के बारे में पढ़ा था, करेक्ट? तो बस उन्हीं की शुरुआत अब यहाँ पर हुई थी। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इसका इम्पैक्ट क्या था हमारी सोसाइटी पर, तो काफी अच्छा इम्पैक्ट था। आप ये 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। इट शिफ्टेड अटेंशन फ्रॉम हेवन टू ह्यूमन अफेयर्स, कि पहले लोग सोचते थे कि जिंदगी जो है ना वो बस यहाँ से मरना है और स्वर्ग जाना है और वहां जाके जीनी है। तो अब लोगों का फोकस जो था उससे हटा था और अब लोग जो लाइफ मिली है उसको जीना चाहते थे और लोगों ने उसको जीना सीखा। दे एनकरेज फ्रीडम ऑफ थॉट, क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअल एक्सप्रेशन। तो अब लोगों ने ना एक आजाद सोच मिली थी, मतलब उनके थॉट्स को, क्रिएटिविटी को, उनके सेल्फ एक्सप्रेशन को काफी बूस्ट मिला था। देन इट मार्क द ग्रेट आउटबर्स्ट ऑफ ब्रिलियंस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। अब चाहे आर्ट था, चाहे साइंस था, चाहे म्यूजिक, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, कुछ भी था, सब में एक नई लहर आई थी टैलेंट की, आइडियाज की, और उनको और ज्यादा बूस्ट भी मिल रहा था। तो ऐसे सोच जो थी ना अब वो नए लेवल पर पहुंच गई थी। जहां पर लोग ये सोचते थे कि एक डल और ब्लाइंड फेथ में जी रहे थे, वहां अब लोग बोल्ड हो चुके थे और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते थे। अब हम अगर वॉयजेस की डिस्कवरीज पर आए, तो आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा है थोड़ा सा कि जो मैम ने हमें पूरी स्टोरी सुनाई थी ये एक्चुअली पूरी स्टोरी है? एग्जैक्टली। अब आपको मैं सिर्फ ऐसा बता रही हूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये रेनेसांस का इम्पैक्ट क्या था या उसने लोगों की लाइफ को कैसे चेंज किया, तो आपको सिर्फ वो पॉइंट्स लिखने हैं और वो पॉइंट्स भी क्या है, सिमिलर ही हैं। ठीक है, तो आपको स्टोरी को अच्छे से सुन लेना है। किसी भी चैप्टर की हिस्ट्री में सबसे पहले मैं स्टोरी ही सुनाऊंगी, अच्छे से सुन लेनी है ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो उस चैप्टर को समझने में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट स्पार्कल्ड द वेव ऑफ एक्सप्लोरेशन। अब जैसे हमने स्टोरी में भी सुना था कि रास्ते ना, अब देखो यहाँ पर नॉलेज, क्रिएटिविटी, हर चीज का ना एकदम ऐसे ना ब्लास्ट हो चुका था और लोगों को अब सिर्फ ब्लाइंड फेथ नहीं करना था, अंधविश्वास में नहीं जाना था, उनको चीजों को समझना, सोचना, साइंटिफिकली उनको फील करना था।
राइट। तो अब उनको था कि अमीर भी बनना है ना, और जब खजाने के पास पहले खुद पहुंचोगे तब अमीर बनोगे। तो इसीलिए जो रेनेसांस की जो स्पिरिट थी ना, उसने क्यूरियोसिटी, एडवेंचर और डिस्कवरी को पहले तो उसको एकदम इनकरेज किया। उसके बाद पीपल वांटेड टू एक्सप्लोर अननोन। अब वो ना कुछ अननोन चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते थे, जैसे कि अब बहुत सारे रास्ते ऐसे थे जो बंद हो चुके थे यूरोपियंस के लिए। तो अब उनको था कि या तो हम या तो वो बंद हो चुके थे या तो वो अनसेफ थे। तो उनको था कि नया रास्ता ढूंढना है ताकि हम दुनिया की खोज कर सके। दुनिया कैसी है, गोल है या कैसी है, ये सब उनको जानना था। इवन उनको वेल्थ और नई लैंड्स को भी डिस्कवर करना था। तो वही बात की खजाना जितनी जल्दी मिलेगा उतनी जल्दी तुम अमीर होगे, लेट पहुंचोगे तो खजाना कोई और ले जाएगा। तो अब लोगों को ना यहाँ पर सोना, चांदी, स्पाइस, उनको हर चीज ढूंढनी थी। उनको एशिया के लिए रूट ढूंढना था ताकि वो एशिया के साथ सीधा ट्रेड कर सके। तो ये दोनों पॉइंट्स इसी चीज को कवर कर रहे हैं। देन हंगर फॉर नॉलेज। अब दुनिया कैसी है, क्या हर जगह सिर्फ लैंड है या सिर्फ हर जगह पानी है, कितना लैंड है कितना पानी है, अर्थ गोल है, नए लोग कैसे हैं, नया कल्चर कैसा है, और बहुत सारे सवालों के जवाब जो थे वो लोगों को अब चाहिए थे। इसलिए लोगों ने घूमना शुरू कर दिया। तो वो निकल पड़े अपनी अपनी शिप्स लेकर। इसमें ना मेजर रोड ब्लॉक जो ऑटोमन एम्पायर के लिए क्या था कि जो मिड 15th सेंचुरी थी, वहां पर ऑटोमन टर्क्स ने ना एशिया माइनर को कैप्चर कर लिया था। अब तो अब इस वजह से ना बहुत सारे जो लैंड रूट्स थे वो तो डिसरप्ट हो चुके थे। अब लोगों को बुक से भी बाहर निकलना था और बुक से बाहर निकलकर उनको दुनिया की खोज करनी थी। तो ये जो लैंड रूट था बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ये खराब हो चुका था, मतलब ये एकदम ब्लॉक हो चुका था या फिर ये उन लोगों के लिए अनसेफ हो चुका था। सो सी रूट का एक्सेस करना था टू द ईस्टर्न पोर्ट इन द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है। अब इससे मतलब अब ये सब भी करना था, लेकिन इसका रिजल्ट क्या था? एक तो हैवी टैक्सेस और ट्रेड ब्लॉक्स हो चुके थे एंड इवन द लॉस ऑफ ईस्टर्न गुड्स फॉर यूरोप। तो ईस्ट से जो गुड्स आती थी वो भी अब यूरोप के लिए, क्योंकि वो रास्ता उनके लिए बंद था, तो इसलिए वो भी बंद हो चुका था। तो ये रोमन एम्पायर जो ऑटोमन एम्पायर था उनके लिए एक बहुत ही मेजर एक ब्लॉकेज थी। तो अर्जेंसी यहाँ पर राइज हुई कि जो यूरोपियंस थे उनको ऑल्टरनेट सी रूट फाइंड करना था ईस्ट में जाने के लिए। तो हमने मैप देखा था ना, यूरोप कहीं यहाँ पर है और ये एशिया है। तो एशिया जो है वो यूरोप के ईस्ट में है। तो बेसिकली हम यूरोप और एशिया की ट्रेड की बात यहाँ पर कर रहे हैं। सो दिस लेड टू ग्रेट वॉयजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरीज एंड मैपिंग न्यू वाटर्स एंड लैंड। तो यहाँ से शुरू हुआ वो सी में जाने का सफर, जहां पर नई नई चीजों को ढूंढने का सफर। और इस सफर ने सिर्फ लोगों को गोल्ड या स्पाइसेस नहीं दिए, बट इसने हमारी जो ग्लोबल हिस्ट्री है ना उसको रीशेप करके रख दिया। देन कम्स द ग्रेट एक्सप्लोरर्स एंड डिस्कवरीज। पढ़ा है हमने ग्रेट एक्सप्लोरर्स के बारे में भी। तो these voyages matter. I mean, why these voyages matter? So they need a new sea route to the east, led to the bold expeditions, and their journey was not just for spices or skills. उन्होंने पूरा ये जो ग्लोब था ना इसको रीडिफाइन करना था। उनको ये नहीं था कि सिर्फ हमें मसाले और हमें सिल्क चाहिए है, बट वो इससे पूरी दुनिया का ना एक तरह से उन्होंने मैप बदल दिया। मतलब वो जो किताबों में बैठ के पढ़ते थे बस उतनी ही सोच थी, बट जब वो घूमे तो उनको वो चीजें ब्रॉडली ज्यादा समझ आने लगी। ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारे ग्रेट एक्सप्लोरर थे वो थे हेनरी द नेविगेटर, जो पोर्चुगल से थे। क्या आपको पता है कि हेनरी द नेविगेटर जो थे, इन्होंने कभी खुद सेल नहीं किया कि कभी खुद शिप में बैठ के गए हों, नेवर, बट ही ऑलवेज स्पॉन्सर्ड दीज वॉयजेस। तो उन्होंने ना लोगों को सपोर्ट किया, लोगों को पैसे दिए कि तुम जाओ और तुम घूम के आओ दुनिया। देन ही क्रिएटेड मैप्स, फंडेड ट्रेनिंग्स एंड सेंट एक्सपीडिशंस टू एक्सप्लोर द अफ्रीकन कोस्ट। तो इन्होंने लोगों को ट्रेन किया, लोगों मैप्स बनाए और लोगों को ना एक्सपीडिशन पर भेजा। हिज एक्सप्लोरर्स फाउंड द केप ऑफ होप। तो हमने देखा है कि जो
ये है, इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, ऐसे टूटा फूटा सी वो पूरी बाउंड्री है यूरोप की, और नीचे है हमारा अफ्रीका। तो अफ्रीका के यहाँ पर नीचे ऑलमोस्ट सदर्न मोस्ट टिप पर है केप ऑफ होप। ठीक है, तो इन्होंने ही ये केप ऑफ होप जो था, सदर्न टिप जो था अफ्रीका का, उसको इन्होंने ही, जो एक्सप्लोर हुआ था उस एक्सपीडिशन को इन्होंने ही स्पॉन्सर किया था। देन कम्स द बार्थोलोम्यूज डियाज। तो ये जो थे, ही वाज द फर्स्ट टू रीच द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका इन 1488। देन ही नेम्ड द रूट केप ऑफ गुड होप, सिंबलाइजिंग होप फॉर फाइंडिंग इंडिया। तो बेसिकली ना, निकले तो ये इंडिया को ढूंढने थे, लेकिन ये ढूंढ कुछ और बैठे थे। तो इन्होंने 1488 में अफ्रीका के सदर्न टिप पर पहुंचने वाले ये एक्चुअली फर्स्ट यूरोपियन थे। तो ये जो जगह थी ना, ये इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस रास्ते से घूमकर, मतलब ऐसे है, नीचे से कुछ ऐसे है अफ्रीका, और यहाँ से अगर निकलें तो यहाँ पर हमारा कंट्री इंडिया आता है, और यहाँ पर थे ये सब यूरोपियंस। तो ये पूरे टिप पे पहुंचे, और टिप्स पर पहुंच के इनको समझ आया कि ये घूम के अब हम इंडिया पहुंचा जा सकता है। तो ऐसे इन्होंने इंडिया को ढूंढने की कोशिश की, और इंडिया को ढूंढने की एक नई उम्मीद जगी जब इन्होंने ये सदर्न मोस्ट टिप को देखा। ठीक है, तो डियाज ने इंडिया नहीं ढूंढा था, ऑल्दो चले वो भी इंडिया को ढूंढने ही थे, लेकिन रास्ते में ना और सारी जो चीजें थी ना, वो उनमें फंस के रह गए थे। ठीक है, तो सफर शुरू यहीं से हुआ था कि इंडिया की खोज करनी है। देन केम द वास्को डी गामा। तो उन्होंने ना सेम रूट को फॉलो किया। तो देखो, हमने इन सबका नाम पढ़ा था, अब आप डिटेल में पढ़ रहे हो कि हुआ कैसे था। हेनरी जो थे, उन्होंने सिर्फ हमेशा ट्रेनिंग, फंड्स, ये सब दिए थे ताकि लोग जाएं और दुनिया को देखें। उन्होंने मैप्स तक बनाए। डियाज ने क्या किया, वो चले थे इंडिया को ढूंढने, लेकिन वो जब सदर्न मोस्ट टिप पर पहुंचे तो उनको एक होप मिली कि हाँ, अब यहाँ से शायद हमें इंडिया पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। फिर आए वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने एग्जैक्टली वही रूट फॉलो किया जो डियाज ने फॉलो किया था, एंड राउंडेड द केप एंड रीच्ड कैलिकट इन इंडिया इन 1498। तो इन्होंने वो पूरा रास्ता क्रॉस किया और फिर ये पहुंचे कैलिकट। कैलिकट कहाँ पर है? कैलिकट है केरला में। तो केरला का कोस्ट, तो यहाँ से वो केप ऑफ होप से ये पूरा ये रास्ता लेकर वो हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुंचे। ठीक है, तो ये जो एरिया है आज प्रेजेंट टाइम में ये केरला है, तो यहाँ पर वो कैलिकट में पहुंचे। तो उन्होंने ये पूरा रास्ता जो था वो डिकोड कर लिया था। अब इनके सामने ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड का पूरा रास्ता बन चुका था। अब ये क्या करते थे, अब इंडिया वॉज द हब फॉर काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कॉटन, स्पाइसेस और बहुत सारा चीज़ें हमें इनको इंडिया से मिलती थी। तो इन्होंने ना, यूरोपियंस ने देखा कि इंडिया में सब कुछ मिल रहा है, तो उनका ट्रेड, अब उनको लैंड की ज़रूरत नहीं थी, अब वो ट्रेड सी के थ्रू करने लग गए थे। तो वास्को डी गामा ने ना वो रास्ता ढूंढ लिया था, और अब उन सब ने ना अपनी दुकान जमाना शुरू कर दी थी इंडिया में। अब उसके बाद आए क्रिस्टोफर कोलंबस। तो जैसे हमने अपनी स्टोरी में बात की थी कि निकले तो ये भी इंडिया ढूंढने थे, इन्होंने सोचा था कि मैं एक अल्ट्रा शॉर्टकट रास्ता ढूंढ दूंगा। इन सब ने तो क्या ही ढूंढा है, मैं अल्ट्रा शॉर्टकट रास्ता ढूंढ दूंगा। लेकिन वो पहुंच गए थे कैरिबियन आइलैंड्स। तो अननोइंगली वो एक शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते वो अमेरिका पहुंच चुके थे, तो कैरिबियन आइलैंड्स में। तब उनको लगा कि यही इंडिया है। उनको ये नहीं पता था कि वो पूरे वर्ल्ड मैप में ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाने वाले हैं। तो वो ही सेल्ड फ्रॉम वेस्ट स्पेन इन 1492 एमिंग फॉर इंडिया, लेकिन वो कैरिबियन आइलैंड्स पहुंच गए, एंड ही टुक मोर वॉयजेस एंड क्लेम्ड लैंड फॉर स्पेन। तो अब क्या हुआ, अब इन्होंने ना अपने ही मतलब इन्होंने एक नया कॉन्टिनेंट इन्होंने खोज दिया था, तो वहां पर ना इन्होंने स्पेन के लिए जमीन को क्लेम करना शुरू कर दिया। अब इससे स्पेन जो था वो और पावरफुल होने लग गया। तो कोलंबस का जो इंडिया ढूंढने निकले थे, लेकिन गलती से उन्होंने एक नए कॉन्टिनेंट की खोज कर डाली यहाँ पर। तो आई होप ये आपको उस स्टोरी से थोड़ी और इन्फॉर्मेशन के साथ अब आपको हमारे ग्रेट एक्सप्लोरर्स और ग्रेटर डिस्कवरीज भी समझ आई होंगी।
तो अब इन डिस्कवरीज का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो इट स्पार्कल्ड द ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। अब लोगों को पता चला था कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी सामान लाया जा सकता है बिना लैंड के थ्रू सफर किए, तो सी ट्रेड अब यहाँ पर शुरू हो चुका था। इट क्रिएटेड न्यू मर्चेंट क्लास, मतलब पहले ये होता था कि रिच पावरफुल लोग जो थे वो या तो फ्यूडल लॉर्ड्स थे या फिर किंग्स थे, लेकिन अब इस रिच पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों में न्यू मर्चेंट्स आ चुके थे, ये बिजनेसमैन अब आ चुके थे, और इन्होंने ही अब लोग जो थे ना अब उनका ये था कि अब लैंड छोड़ो और अब बिजनेस पर ध्यान दो। तो यहाँ पर जो इट डिक्रीज द रिलायंस ऑन द फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक है। देन इट बूस्टेड कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड नेविगेशन, तो नए पोर्ट खुले, नई शिप्स आई और नई नई इंडस्ट्रीज अब ग्रो होने लगी। तो दिस वाज ऑल द इम्पैक्ट ऑफ दीज वॉयजेस, जहां पर ट्रेड अब शुरू हो चुका था, बिजनेसमैन जो थे अब वो एकदम हाई मतलब काफी ग्रो कर रहे थे, काफी रिच और पावरफुल बन रहे थे। फिर आता है द रिफॉर्मेशन। अब रिफॉर्मेशन था क्या, अब वापस आ जाओ चर्च के ऊपर, ठीक है। अब इतनी सारी कहानी में हम चर्च को तो भूल ही गए, लेकिन चर्च को भूलना नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अपने अंदर बहुत कुछ चेंजेस किए थे। पहले तो हम रिफॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर हम काउंटर रिफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं व्हाट वाज रिफॉर्मेशन। तो रिफॉर्मेशन था क्या, तो जैसे हमने बात की थी कि यहाँ पर जो रोमन कैथोलिक चर्च था वहां पर की जो करप्शन और कंट्रोल के अगेंस्ट ना लोगों ने आवाज उठाना शुरू की। तो जैसे नए आइडियाज आ रहे थे, लोग नई नई चीजें सीख रहे थे, तो अब लोगों ने ना क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। सो प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च करप्शन एंड कंट्रोल, तो लोगों ने कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट जो था वो आवाज उठाना शुरू कर दी थी, उनकी करप्शन और कंट्रोल के अगेंस्ट। तो पीपल चैलेंज्ड दिस अथॉरिटी, ट्रेडिशंस एंड टीचिंग्स, तो लोगों ने ना उनके जो रूल्स थे, उनके ट्रेडिशन, उनके टीचिंग्स को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था कि बिना सबूत के मैं कोई भी बात क्यों मानूं, यहाँ तक क्वेश्चनिंग होना शुरू हो चुकी थी। तो इस मूवमेंट से ना एक नया ग्रुप बना और इन नए ग्रुप्स को हम बुलाते हैं प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। तो ये लोग प्रोटेस्ट करते थे। तो जब लोगों ने अंधविश्वास से ऊपर उठकर अपनी बात रखना शुरू की, सो दैट वाज द रिफॉर्मेशन। अब ये जो रिफॉर्मेशन था, यहाँ पर हुआ क्या, रिफॉर्मेशन में देयर वाज ब्लाइंड फेथ वर्सेस ट्रुथ। तो चर्च क्या अपने आइडियाज प्रमोट करता था कि जो अभी की जिंदगी है ना उस पर ना ध्यान देके आप स्वर्ग के बारे में सोचो, ठीक है। तो लोगों ने ना लोगों को मतलब जिंदगी जीने ही नहीं देते थे, उनको मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में उनको बताया जाता था। लेकिन क्या ये सही था, क्या ये सच था? और लोग जो थे ना एविडेंसेस के बारे में अब सोचने लगे थे। सो देन चर्च इज इक्वल टू पावर मोनोपोली। तो मतलब जो चर्च ने बोल दिया वही सही है, जो चर्च ने एक बात निकल गई, मतलब कि वो अब पत्थर की लकीर बन गई, वो एक रूल बन गया, और जो उनके रूल को नहीं मानता था वो उसको पनिशमेंट भी देते थे। तो इसलिए चर्च एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी यहाँ पर बन चुका था, विच इट अपोज्ड एनी क्रिटिसिज्म एंड पनिशमेंट फॉर डिसेंटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को पनिशमेंट देना शुरू हो चुके थे वो लोग। नाउ देयर वाज करप्शन एंड लग्जरी। तो वो जो ना रिलीजियस लीडर्स बने हुए थे वहां चर्च में, वो काफी रिच, पावरफुल और इवन वो ना करप्ट भी हो चुके थे। मतलब वो अपने बारे में सोच रहे थे और लोगों के बारे में नहीं। तो उन्होंने इंडल्जेंसेस बेचना शुरू किए, मतलब वो सर्टिफिकेट जो पापों को माफ कराता है, वो वाले सर्टिफिकेट, तो वो लोगों को देना शुरू किए और लोगों को ये बोला गया कि पैसे दो, सर्टिफिकेट लो और तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे। लोग भी मानते थे। तो चर्च जो था वो ब्राइब लेता था, टैक्सेस इम्पोज करता था, और चर्च का जो ये पूरा सिस्टम था ना उसको एक बिजनेस की तरह चलाता था। और ये जो रिलीजियस लीडर्स बने हुए थे ये बेसिकली करप्ट हो चुके थे। अब रिफॉर्मेशन के कॉजेस क्या थे? तो हुआ क्या कि जब रेनेसांस का इन्फ्लुएंस आया तो लोग जो थे अब वो रैशनल थिंकिंग करने लगे, ठीक है, हर बात को सोच समझकर एक्सेप्ट करने लगे। वो ह्यूमनिज्म, मतलब जो ह्यूमंस के इमोशंस हैं, उनकी वैल्यूज हैं, उन पे फोकस करने लगे। साइंटिफिक इंक्वायरी करने चले कि जो भी बात हो रही है वो
मतलब वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, उसके बारे में सोचने लगे. सो पीपल बिगेन क्वेश्चनिंग द चर्च एंड डिमांडेड द रियल आंसर्स. तो अब जो भी चर्च बोलती थी लोग उसके ऊपर क्वेश्चन करने लगे. तब क्या हुआ, फिर उसके बाद आया प्रिंटिंग प्रेस का भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. प्रिंटिंग प्रेस ने क्या किया, आइडियाज को अब क्विकली स्प्रेड करना शुरू किया. ठीक है, ये जो रैशनल थिंकिंग, ह्यूमनिज्म, जो साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग है, ये सब स्प्रेड होने लगा. अब इसके साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ कि बाइबल जो पहले लैटिन लैंग्वेज में थी उसको ना रीजनल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया ताकि लोग उसको समझ पाए और अपने जवाब खुद ले पाए. तो पीपल लर्न द ट्रूथ अबाउट देमसेल्व्स. तो लोगों को सोचने की आदत दी है रेनेसांस ने. ठीक है, अब उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या रहा सोसाइटी पर, फेथ पर और सोसाइटी पर. तो लोगों को एक बात समझ आ चुकी थी कि जो चर्च बोल रहा है ना वो सही नहीं है. सो द टीचिंग्स ऑफ द चर्च वर रिजेक्टेड एंड दे वर चैलेंज्ड. ठीक है, जिंदगी के बाद क्या होगा उससे बेटर है कि जो जिंदगी हमें मिली है उसके मायने हमें समझने हैं. सो द मिडिवल बिलीफ इन आफ्टर लाइफ वाज रिप्लेस्ड विद फोकस ऑन ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन वैल्यूज. तो आज जो जिंदगी मिली है उस पे लोग फोकस करने लगे. पीपल स्टार्टेड टू बिलीव दैट देयर ओन पावर टू रीजन एंड रिफॉर्म. अब लोगों ने को ना एक सोचने की ताकत मिली, तो लोगों ने ना गलत को पहचाना और सही को समझा, और इससे लोगों ने ना रिफॉर्म्स है, मतलब जो सुधार करने की डिमांड थी ना वो अब बढ़ने लगी कि जो चर्च बोल रहा है वो हर बात ब्लाइंडली नहीं फॉलो करनी है, उसके पीछे की रीजनिंग, साइंटिफिक चीज हमें पता होनी चाहिए. सो नाउ देयर केम द राइटिंग्स ऑफ द एमिनेंट स्कॉलर्स. तो वहां पर कुछ थिंकर्स थे जिनका नाम था जॉन वाइक्लिफ एंड जॉन हस. तो उन्होंने ना काफी बोल्डली चर्च को क्रिटिसाइज किया. उन्होंने अपने जो थॉट्स थे, जो भी उनके रिफॉर्म्स थे, वो सब प्रपोजल्स जो था वो उन्होंने लिखना शुरू किया. तो उन्होंने सबसे पहले चर्च को एक्सपोज किया कि चर्च में कैसे करप्शन हो रहा है और कैसे चर्च के जो रिलीजियस लीडर्स बने हुए हैं वो कैसे ग्रीडी हो रहे हैं, तो वो कैसे ये पैसों का ही सारा खेल चल रहा है. देन इट अब्यूज्ड द पब्लिक कंसाइंस. तो उन्होंने ना लोगों को जगाया, लोगों की अंदर की सोच को ना उन्होंने जगाना शुरू किया. Then it spread the awareness about the real character of the Roman Catholic Church. तो चर्च कोई धार्मिक नहीं बल्कि चर्च ना एकदम करप्ट हो चुकी है अंदर से, ये बात उन्होंने लोगों को बताई. So they were the early voices of protest before the Martin Luther's time. तो मार्टिन लूथर के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे. तो उनके आने से पहले जो इनिशियल जो अर्ली वॉइसेस थी, जो अर्ली प्रोटेस्टेंट्स थे, वो यही थे, जॉन वाइक्लिफ एंड जॉन हस. ठीक है, देन राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलर्स. उसके बाद आए स्ट्रॉन्ग रूलर्स. तो यहाँ पर जो फ्यूडलिज्म था, जो यूरोपियन में जो गवर्नमेंट का पावर था वो डिक्लाइन होने लगा. सो पावरफुल मोनार्क्स बिगेन टू राइज इन यूरोप. और ये जो रूलर्स थे दे डिफाई द पोप्स इंटरफेरेंस, की पोप की इंटरफेरेंस को ना उन्होंने मना कर दिया कि हमारा देश है, हम चलाएंगे. देन दे रिजेंटेड पेइंग टैक्सेस टू द रोम. तो रोम को टैक्सेस देना उन्होंने बंद कर दिए. एंड दे टुक कंट्रोल ऑफ द लोकल गवर्नेंस एंड रिलीजन, की हमारा देश, हमारी गवर्नेंस, हमारा एक लीडर और उसी की चलेगी. दे स्ट्रेट लेड द फाउंडेशन फॉर द नेशन स्टेट. तो इन्हीं राजाओं का ये जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी उसी से मॉडर्न नेशंस बने. नाउ द राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस. तो यहाँ पर लोगों ने ना ये सोचना शुरू किया, अब हम कोई एक किंगडम के पार्ट नहीं बल्कि अब हम नेशन के पार्ट है, अब हम राष्ट्र, अब वो नेशन के बारे में सोचने लगे. एंड दे वांटेड देयर ओन रूलर, जो पोप ना चूज करे वो खुद चूज करे. दे वांटेड देयर ओन नेशनल चर्चेस जहां पर उनका रिलीजन और उनका कल्चर फॉलो किया जाए. एंड फ्रीडम फ्रॉम पापल कंट्रोल. सो पापल कंट्रोल इज व्हाट, पहले क्या होता था कि पोप जो था वो
वैसे तो रिलीजियस लीडर था, लेकिन उनका जो पूरा इंटरफेरेंस था वो किंगडम्स में भी था और वहाँ की पॉलिटिक्स में भी होता था। तो लोगों को इस कंट्रोल से आज़ादी चाहिए थी। लोग रोमन्स को टैक्सेस नहीं देना चाहते थे और ना ही उनको उनसे कमांड लेना चाहते थे। और यहाँ का जो ट्रिगर इवेंट था ना, जो इमीडिएट कॉज रहा इस रिफॉर्मेशन का, वो था मार्टिन लूथर का प्रोटेस्ट मूवमेंट। तो उसके बाद आए मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है यहाँ पर। सो ही हु वाज मार्टिन लूथर? सो बेसिकली वो कोई रेवोल्यूशनरी नहीं थे, वो कोई प्रोटेस्टेंट नहीं थे, बट इनिशियली वो एक जर्मन मॉन्क थे, एक थियोफिलोसोफर थे। थियोफिलोसोफर मतलब वो जो रिलीजियस पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई कराते हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं, और प्रीचर थे जो प्रवचन देते थे। लेकिन जब उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की करप्शन को देखा ना, तो वो काफी हिल गए। और फिर उन्होंने, जब वो रोम गए, और रोम में तो वो बिल्कुल शॉक होके रह गए कि जो चीज चर्च बता रही है वो सब गलत है। चर्च सिर्फ पैसा कमा रही है और चर्च रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में तो बिल्कुल बात कर ही नहीं रही है। तो इन सारी चीजों ने मार्टिन लूथर, ये ना बेसिकली एक ट्रिगर पॉइंट था। तो उसके बाद मार्टिन लूथर ने अपना काम शुरू किया एंड उनके कुछ बोल्ड एक्शंस थे। जैसे कि मार्टिन लूथर ने क्या किया, उन्होंने 95 थीसिस, मतलब एक 95 ऑब्जेक्शंस की लिस्ट बनाई और उसको चर्च की डोर पे चिपका दिया। उन्होंने इसमें क्रिटिसाइज किए थे सबसे पहले कि जो इंडल्जेंसेस हैं, जो फेक फॉरगिवनेस सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब ऐसा कुछ बाइबल में लिखा भी नहीं है। ये चर्च अपनी तरफ से सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहा है। देन पापल पावर एंड चर्च की ग्रीड, कि जो पोप ने बोला बस वही सही है, वही पत्थर की लकीर बन गई है। तो इस बात से भी उन्होंने इनकार किया और चर्च की ग्रीड को यहाँ पर उन्होंने एक्सपोज किया। सो पब्लिकली पोप ने उनको एक टाइम पर ये ऑर्डर दे दिया था कि जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं वो उनको वापस लें, लेकिन उन्होंने पोप के सामने ही उनके ऑर्डर को फाड़ दिया और उनकी लोगों को ये बता दिया कि पोप सब कुछ नहीं है, बल्कि बाइबल है जो असली पावर है। So he declared Bible, not the Pope, as the final authority in Christianity. तो जो final authority है वो है बाइबल, ना कि पोप। ठीक है, तो ये तो था उनका प्रोटेस्ट करने का तरीका। नाउ प्रोटेक्शन एंड इम्पैक्ट। इन सब के बाद ना मार्टिन लूथर के ऊपर भी काफी इम्पैक्ट तो पड़ना ही था। तो सबसे पहले तो उनकी जान पर खतरा बन चुका था, लेकिन उनको प्रोटेक्ट किया बाय ड्यूक्स ऑफ सैक्सनी ने। तो इन्होंने इनको छुपने की जगह दी और इनकी पूरी तरह से इनकी रक्षा की। देन वाइल हाइडिंग, तो लूथर ने क्या किया, इन्होंने बाइबल को जर्मन में ट्रांसलेट कर दिया, ताकि चर्च जो एक मिडल मैन की तरह लोगों को ये समझाता था कि बाइबल में क्या लिखा है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी और हर कॉमन इंसान के पास बाइबल थी। देन ही गेन सपोर्ट इन जर्मन फ्रॉम जर्मन प्रिंसेस। तो जो जर्मन प्रिंस थे वो भी इस रोमन कैथोलिक कंट्रोल से बाहर निकल कर आए और मार्टिन लूथर को इनका भी सपोर्ट मिला। देन इसके बाद आई लूथरन चर्चेस वर बॉर्न और फॉलोअर्स जो थे, जो भी इनको फॉलो करते थे, वो बेसिकली प्रोटेस्टेंट्स कहलाए। वो लोग थे जो चर्च के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर ना ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जो था ना वो ग्रो होता रहा और ये थ्रू आउट द यूरोप फैल गया। तो दिस स्पार्कल्ड फ्रॉम नॉर्थ टू द वेस्टर्न यूरोप। तो यहाँ से ना जो मार्टिन लूथर थे उनके जो विचार थे ना वो पूरे यूरोप में फैलने लगे। लोग जो थे उन्होंने नई चर्चेस लेकर आए, मोस्टली वो नॉर्दर्न और वेस्टर्न यूरोप में देखे गए और यहाँ से शुरू हुआ एक रिलीजियस रेवोल्यूशन जिसने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया। एक था रोमन कैथोलिक्स और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट्स। रोमन कैथोलिक्स जो चर्च को, पोप को, इनको पुराने विचारों को सपोर्ट कर रहे थे और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट्स जो इन पुराने विचारों से निकलकर अब जुड़े थे मार्टिन लूथर के साथ, जो बदलाव चाहते थे। ये वो लोग थे। नाउ व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस रिफॉर्मेशन? तो यहाँ पर अब चर्च स्प्लिट हो गई हमेशा के लिए। जहां पर चर्च यूनाइटेड होती थी अब ये दो हिस्सों में बंट गई एंड द टू ग्रुप्स वर कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स जो पुराने जो चर्च और पोप के को मान रहे थे और प्रोटेस्टेंट्स जो मार्टिन लूथर के आइडियाज को फॉलो कर रहे थे। देन द सिविल वॉर हैपेंड अक्रॉस द यूरोप। तो बहुत सारी कंट्री में ना यही
काफी वायलेंट क्लैशेस हुए, धर्म के नाम पर काफी सारी जंग लड़ी गई. सो कंट्रीज सॉ द वायलेंट क्लैशेस बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स एंड दिस sparked the decades of religious conflicts and bloodshed. तो मतलब काफी सारे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और बहुत सारा यहाँ पर खून खराबा हुआ. तो कई देशों में जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड में काफी सारे सिविल वॉर्स देखे गए. देन रिलीजियस इंटॉलरेंस जो थी वो और बढ़ गई. सो प्रोटेस्टेंट्स इन द कैथोलिक नेशंस एंड कैथोलिक्स इन प्रोटेस्टेंट्स रीजन्स फेस्ड हेट्रेड्स एंड प्रोसिक्यूशन. तो वहाँ के जो लोग थे ना, जो मतलब कैथोलिक नेशंस थे, वहाँ जो प्रोटेस्टेंट्स थे और जो प्रोटेस्टेंट रीजन में जो कैथोलिक्स रहते थे ना, उन सब के बीच में ना वो नफरत और टॉर्चर वाला जो टाइम था वो शुरू हो गया. सो दिस लेड टू मेनी वॉर्स इन यूरोप. तो इसी की वजह से यूरोप के अंदर बहुत सारी सिविल वॉर्स हुई. नाउ दिस ऑल्सो लेड टू द माइग्रेशन टू द न्यू वर्ल्ड. तो हुआ क्या कि जब इंग्लैंड में ना इन प्रोटेस्टेंट्स के लिए ना बिल्कुल भी अच्छा माहौल नहीं रह गया था, मतलब लोग इनको टॉलरेट कर नहीं रहे थे, तो ये सब यहाँ से उठे और ये सब नॉर्थ अमेरिका चले गए. और फिर 18th सेंचुरी में ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसकी फाउंडेशन भी इन्हीं सेटलर्स की वजह से हुई. मतलब यही वो लोग हैं जो यूरोप से उठ के आए थे और 18th सेंचुरी में यूएसए की बुनियाद भी इन्हीं सेटलर्स ने बनाई. तो रिफॉर्मेशन जो था उसके चेंजेस सिर्फ यूरोप में नहीं देखे गए, बल्कि नई जगहें भी बनी, लोग नई जगहों पे जाकर रहना भी शुरू हुए और ऐसे ही माइग्रेंट्स आए जो यूनाइटेड स्टेट्स को जिन्होंने एक नया देश बना दिया. ओके, सो देन केम द काउंटर रिफॉर्मेशन. अब क्या हुआ कि प्रोटेस्टेंट्स तो थे, वो एक चर्च के अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो हो ही चुकी थी, तो इसलिए अब आया काउंटर रिफॉर्मेशन. सो दिस काउंटर रिफॉर्मेशन इज अबाउट चर्च. काउंटर रिफॉर्मेशन में जो रिफॉर्म्स थे वो अंदर से आए. अब क्योंकि कैथोलिक चर्च एक तरह से प्रोटेस्टेंट्स की वजह से काफी चीजें एक्सपोज तो हो चुकी थी, तो अब ये लोगों का फेथ जा चुका था. तो नाउ दिस काउंटर रिफॉर्मेशन वाज अ कमबैक प्लान फॉर द चर्च. तो यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट्स थे, मतलब जो चर्च को सपोर्ट कर रहे थे लोग, जो कैथोलिक्स थे, उन्होंने एम किया कि अब हमें चर्च को रिवाइव करना है, चर्च को वापस से जिंदा और एक्टिव करना है. दूसरा, अपनी ही गलतियों को सुधारना है और जो हमारी अथॉरिटी है और जो हमारी मोरालिटी है, हमें उसको वापस लाना है. सो दिस वाज द एम ऑफ द चर्च. तो इसमें ये जो सब कुछ हुआ, इसमें सबसे अहम रोल जो निभाया वो था पोप ने, जिनके अंडर चर्च को ना वापस से स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टेड बनाया गया और लोगों के फेथ को वापस से लाया गया. सो दिस इंट्रोड्यूस्ड इंटरनल रिफॉर्म, जहां पर करप्शन का क्लीन अप हुआ और स्पिरिचुअलिटी को इम्प्रूव किया गया, एकता को और स्ट्रेंथ को और स्पिरिचुअलिटी को वापस लाया गया. देन दिस मार्क द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कैथोलिक चर्च. तो इससे ना काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ चर्च पर. इस मूवमेंट से जो कैथोलिक चर्च की इमेज थी वो काफी इम्प्रूव हुई और लोगों का ट्रस्ट भी वापस आने लगा. तो नाउ द न्यू फेस ऑफ द चर्च. तो चर्च जो था वो उसका नया चेहरा कुछ ऐसा दिखता था, वर्चुअस. मतलब उन्होंने वैल्यूज और सर्विसेज पर फोकस किया और उन ज्यादा ईमानदार और ड्यूटी फोकस्ड बन गया. देन चर्च बिकेम लिबरल, सो अलाउड मोर ओपन थॉट्स. तो अब ऐसा नहीं था कि पुराने आइडियाज में रह गए थे, अब नए आइडियाज को एक्सेप्ट करना उन्होंने शुरू किया. देन दे बिकम कंपैशनेट, मतलब लोगों की भलाई, उनकी समस्याओं पे ध्यान देना शुरू किया. देन इट बिकेम टॉलरेंट, इट एक्सेप्टेड डिफरेंट एंड अपोजिंग व्यूज. तो लोगों के अलग अलग विचारों को उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया. तो इससे जो चर्च थे दे बिकेम मोर वैल्यू बेस्ड, ठीक है, वो ज्यादा ओपन माइंडेड हो गए थे और वो ज्यादा पीपल फ्रेंडली हो गए थे. सो दिस वॉज द रियल इम्पैक्ट ऑफ दिस काउंटर रिफॉर्मेशन. और क्या बदला? सो राइज ऑफ द नेशन स्टेट्स. तो अब लोग जो थे ना, जो प्रोटेस्टेंट्स थे, उनका मानना था कि हम पोप का या
चर्च का ऑर्डर नहीं मानेंगे, अब हमें इंडिपेंडेंट रूलर चाहिए। तो हर नेशन का एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग रूलर बनने लगा एंड दीज रूलर्स वर फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ पोप और द कैथोलिक चर्च। तो पोप और जो चर्च थी अब वो रिलीजियस बिलीव्स में उनका रोल था, लेकिन पॉलिटिक्स में अब उनका कोई हाथ नहीं था। तो यहाँ पर लोग मोनार्की लेकर आए और जो रिलीजन और पॉलिटिक्स था लोगों ने उनको अलग करना शुरू कर दिया। नाउ देयर वाज सीन अ शिफ्ट इन पावर। तो यूरोपियन रूलर्स जो थे, नाउ दे बिकेम द हेड ऑफ बोथ चर्च एंड गवर्नमेंट। तो अब चर्च के और गवर्नमेंट के, पॉलिटिक्स के हेड रूलर्स बन चुके थे यूरोपियन रूलर्स। दे नो लॉन्गर डिड द चर्च डिक्टेट द स्टेट पॉलिसीज। तो चर्च तो अब बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर ही नहीं रहा था। राजनीतिक मामलों में चर्च का पावर बिल्कुल कम हो चुका था। स्टेट का पावर, अब रूलर्स का पावर जो था वो बढ़ चुका था। सो पीपल्स लॉयल्टी ऑल्सो शिफ्टेड फ्रॉम रिलीजन टू देयर रूलर एंड द गवर्नमेंट। तो जो राजा थे, जो रूलर थे, उनकी तरफ लोगों का जो लॉयल्टी थी वो शिफ्ट हो चुकी थी। लोग उनकी कही हुई बातों को मानते थे। अब वो चर्च के नहीं बल्कि अब वो रूलर्स और गवर्नमेंट के प्रति ज्यादा लॉयल हो चुके थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था इन राइजिंग ऑफ द नेशन स्टेट्स। अब जब ये नेशन स्टेट्स इमर्ज हो रही थी तो इससे एक नए, दिस लेड टू द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न नेशन सिस्टम। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नई नेशन स्टेट्स बनना शुरू हुई। तो यहाँ पर इस टाइम पर जो मॉडर्न स्टेट्स बन रही थी उनकी शुरुआत हुई। तो लोग एक देश, एक सरकार, एक रूलर, ये सब मानना शुरू कर दिया था। सो दिस लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ पीपल। अब लोग रिलीजन के बेसिस पर एक साथ नहीं आ रहे थे, अब लोग आ रहे थे गवर्नमेंट, एक रूलर, उनका कॉमन कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज और टेरिटरी के बेसिस पर। तो रिलीजन के बेसिस पर इकट्ठा होना अब लोगों ने बंद कर दिया था। तो यानी कि लोग जो थे ना, अब वो एक नेशन के कहलाए जा रहे थे, ना कि एक रिलीजन के। और इससे रिलीजन उनकी कोई शेयर्ड आइडेंटिटी नहीं थी, बल्कि नेशन अब उनकी शेयर्ड आइडेंटिटी बन चुकी थी। तो यहाँ से इस रिफॉर्मेशन से एक इकोनॉमिक बून भी मिला। मतलब पहले क्या होता था कि जो भी टैक्सेस आते थे, जो भी पैसे आते थे, वो रोम चले जाते थे, वो इटली चले जाते थे। लेकिन अब जो प्रोटेस्टेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया कि हमारे टैक्सेस बाहर नहीं जाएंगे। तो अब ये पैसा अपने ही किंगडम में, अपने ही नेशन में ठहरने लगा, जिसकी वजह से लोग जो थे उनके पैसे उन पर ही यूज हो रहे थे। अब लोगों की रिसोर्सेज, उनकी वेल्थ में डेवलपमेंट देखी गई और साथ ही साथ ट्रेड और वेलफेयर के लिए भी इन पैसों का यूज किया गया। हाउ डिड नेशंस यूज देयर वेल्थ, कैसे यूज किया हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर ना जो रिफॉर्म्स थे वो बनाए गए ताकि हम समाज को सुधारे, मतलब समाज को, मतलब लोगों को ना अपलिफ्ट करें। एजुकेशन, जस्टिस, वेलफेयर, इन सब पर ध्यान दिया गया। सो दे फोकस्ड ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेनली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया और इस वेल्थ को यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया। नए फैक्ट्रीज लगाई गई, नई प्रोडक्शंस हुई, नए स्किल्स डेवलप हुए, नए जगहों के साथ ट्रेड शुरू किया गया, एग्रीकल्चर पर पैसा लगाया गया। देन द फोकस ऑन पीपल। नाउ रूलर्स जो थे ना, दे केयर्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो लोग जो थे, जो रूलर्स ने लोगों की जिंदगी को ना बेटर बना दिया था। तो लोगों का क्या था कि लोग उनकी रूलर्स उनकी जिंदगी को बेटर बना रहे थे और इन टर्न उनको लॉयल्टी, सपोर्ट और स्टेबिलिटी उन रूलर्स को मिल रही थी। सो दिस इज हाउ दिस इकोनॉमिक बून हैपेंड आफ्टर रिफॉर्मेशन। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड द कंप्लीट चैप्टर। आपको स्टोरी के साथ साथ पॉइंट्स जो एग्जाम में लिखने हैं वो भी समझ आ गए हैं। चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर वेरी सून एंड टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है।